नदी घाटियां लिखा हुआ है हिमालय के बीच स्थित, कि कौन कौन से हैं, क्या हैं, इसके बारे में है। तो बताओ फिर क्या इसका आंसर होना चाहिए। हेलो, क्या इसका आंसर होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सी होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। तो देखो भी सी होना चाहिए, तो आप कह रहे हो होता कि नहीं होता, ये देखते हैं। कह रहा है कि वो नदी घाटियां और कौन, ये बहुत ही खास सवाल है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। तो ये हिमालय का क्या मतलब है इसमें। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक पढ़ा था ना हमने एक दो दिन पहले, यानी हाँ एक दो दिन क्या, परसों सैटरडे को। तो हमने पढ़ा था ग्रेट, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। आज ये अलग से आ गया कि पंजाब हिमालय क्या होता है, हिमालय कुमाऊं हिमालय क्या होता है, असम हिमालय क्या होता है, नेपाल हिमालय किसको बोलते हैं। ये क्या चीज है, देखो इसको मैं आपको समझा देता हूं, इससे काफी सारे सवाल आएंगे। सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हमारा ठप्पा क्या है, उसके अलावा जो और भी चीजें हैं उसमें चार ऑप्शन है, कई चीजें। जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा, मैंने आपको पढ़ाया था ये, मतलब इसी एमसीक्यू में मैंने कहा था ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। अब हमने एक डिस्कस की थी उसमें कि ये जो है ये ग्रेट हिमालय है, ये महान हिमालय है सबसे नॉर्थ में। ये यहां से लेके जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेके हिमाचल, अरुणाचल, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल तक चला जाता है। ठीक। उसके बाद मैंने कहा था कि ये बीच में जो आधा ऐसे दिखाते हैं हम, ये क्या थे, मध्य हिमालय के पार्ट थे। पीर पंजाल, यहाँ पे धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारता रेंज, ये मध्य हिमालय था। और सबसे नीचे वाला क्या था, ग्रेट हिमालय, सॉरी शिवालिक, यानी आउटर हिमालय। तो इस तरीके से जब हम हिमालय का विभाजन करते हैं, इस तरीके से जब हम हिमालय को डिवाइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं हिमालय का कौन सा विभाजन, लॉन्गिट्यूडनल, यानी अनुदैर्घ्य विभाजन, पैरेलल। ऐसे एक के साथ एक है ना, पैरेलल समानांतर है, तो इसको अनुदैर्घ्य विभाजन कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल। अब एक होता है जैसे कोई चीज ऐसे है और इसको हम आर पार काट दें ऐसे, है ना। जैसे आपने सुना होगा अनुप्रस्थ या रीजनल या ट्रांसवर्स, मतलब जब ऐसे, वैसे तो नॉर्मली हम कहते हैं कि जब कोई ये जो, या ऐसे भी कह सकते हो जैसे वेव की डायरेक्शन ऐसे ऐसे है, इस टाइप से आर पार अगर जो आती है तो वो ट्रांसवर्स होता है, यानी अनुप्रस्थ होता है, यानी ऐसे टी वाला। ठीक है, आर पार जैसे आप संतरे को काटो, नींबू को काटो, कद्दू को काटो, किसी को भी काटो तो ट्रांसवर्स होगा आर पार। तो ऐसे अगर हम विभाजन करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्स, यानी अनुप्रस्थ विभाजन। ठीक है, तो ये वाला यही विभाजन है। हमने कल जो देखा था, जिसको आप ज्यादा जानते हो, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक, इट इज लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, यानी अनुदैर्घ्य विभाजन, यानी पैरेलल। तीनों पैरेलल है, पहले ग्रेट है, फिर मिडिल है, शिवालिक, वो ज्यादा फेमस होता है। लेकिन एक ट्रांसवर्स में क्या होता है कि आर पार, आर पार का मतलब ऐसे ऐसे विभाजन कर दो, रीजनल विभाजन, किस जगह पे कौन सा है। तो ये नदियों के हिसाब से किया गया है। तो नदियों के हिसाब से अगर ये किया गया है तो इसमें रिवर्स कौन कौन सी आएंगी जरा देखेंगे इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल, कौन सा वाला कलर सही रहेगा, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर एक नदी है इंडस, ऐसे चले जाती है, सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी से लेके यहां पर एक रिवर है सतलज नदी, ये है ना, ये पाकिस्तान चले जाती है यहां से, इसमें ये दोनों आउट ऑफ ग्रेट हिमालय से निकलती हैं, मतलब उसके बाहर से, ट्रांस हिमालय से, मानसरोवर से। तो इनके बीच का जो हिमालय, नदियों के आधार पर, किसके बीच का, सिंधु, इंडस और सतलज के बीच का जो हिमालय है, इस हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है और पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। अब यहां पर ध्यान देना कि पंजाब का मतलब कौन पंजाब, ये अपना पॉलिटिकल वाला जो पंजाब है, मतलब जो हमने बनाया है पंजाब स्टेट, उससे मतलब नहीं है। यहां पर पंजाब का मतलब है 5 नदियों की भूमि, है ना। ठीक, जैसे यहां पर इंडस है, फिर झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ऐसे सुना होगा आपने। तो इस वाले हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि अमृतसर में हिमालय आ गया है। ठीक, ये पंजाब हिमालय, कभी कभी इसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहां से होगा, सिंधु से सतलज तक। अब सतलज नदी से यहां पर एक नदी है, यहां से निकलती है ग्रेट हिमालय से, और ये इंडिया और नेपाल के बीच बाउंड्री बनाती है, जिसको हम कहते हैं काली। ये कौन सी रिवर है, काली। तो आपका एक चीज ये भी बन गई कि काली नदी किन दो देशों के बीच, या किन दो, हमारे भारत के कौन सा राज्य और किस देश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो नेपाल और उत्तराखंड। ठीक है, ये उत्तराखंड है।
तो ये काली नदी है, बाद में शारदा बन जाती है यूपी में, और फाइनली फिर घाघरा से मिलके गंगा से मिल जाती है, वो रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो इसको हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय है ये? कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय हो गया सतलज से लेके कहां तक? काली। और यहां पर एक स्टेट है हमारा जिसको हम कहते हैं सिक्किम, ये नेपाल हो गया बीच वाला। तो सिक्किम से एक रिवर आती है, ऐसे जाती है, जो ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, जिसका नाम है तीस्ता। कौन सी नदी? तीस्ता। तो काली से तीस्ता तक जो सबसे ज्यादा लंबा हिमालय है उसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय? आप नोट डाउन भी कर सकते हो, इट इज नेपाल हिमालय। और तीस्ता के बाद आगे की ओर सिक्किम के बाद क्या आएगा? भूटान। भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश। और एक नदी आपको पता है, ये वाली नदी जो लगभग मानसरोवर के आसपास से निकलती है, ऐसे पहले ईस्ट की ओर जाती है, जिसको हम तिब्बत में सांगपो कहते हैं, या और ब्रह्मपुत्र नदी है वो। और फिर बाद में यहां से दिहांग नदी के नाम से वो अरुणाचल में आती है, और फिर फाइनली यहां आ जाती है, और तीस्ता इसी से मिलती है। तो ये नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ये जो मैंने अभी बनाई है, इट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बीच का जो हिमालय, ये तीस्ता और यहां से आगे की ओर, इसको असम हिमालय कहते हैं। असम ज्यादा फेमस है, असम अहोम प्रदेश, तो उसको असम हिमालय भी कहते हैं। कभी कभी इसको हम अरुणाचल हिमालय भी कह देते हैं। तो तीस्ता से आगे कहां तक? दिहांग नदी तक। क्यों दिहांग बोला, ब्रह्मपुत्र क्यों नहीं बोला? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जब ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो उसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। मेरी बात समझ गए? किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। तो बताओ फिर, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है ना? ये सारी क्लियर हो गई होंगी चीजें। मैंने क्या कहा? पंजाब हिमालय कहा जाता है। पंजाब हिमालय का मतलब, ये जो पंजाब हमारा वाला स्टेट है उसका मतलब नहीं है, पंजाब मतलब 5 नदियों की भूमि। तो सिंधु से लेके सतलज तक का एरिया पंजाब हिमालय, कभी कभी कश्मीर हिमालय भी कह देते हैं। सतलज से लेके काली नदी, इसमें उत्तराखंड आएगा, इसको कुमाऊं हिमालय भी कहते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट एक वो भी है आर्मी भारत में, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट। अगर आप नैनीताल चले जाओगे तो वहां पर नैनीताल में आपको कुमाऊं नाम मिलेगा, कुमाऊं मंडल विकास निगम, कुमाऊं मोटर्स, कुमाऊं कुलचे वाला, बैंड वाला, छोले वाला, ये सारी चीजें। और अगर आप नेपाल की ओर जाओगे तो काली नदी, जो भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाती है, ठीक है, काली रिवर, महाकाली रिवर भी कहते हैं। सो काली का मतलब देवी काली जो है, दुर्गा का दूसरा रूप, उनके नाम से है। काली मतलब पानी काला होता है ऐसा नहीं है, वो देवी के नाम से। तो काली से लेके तीस्ता नदी तक का जो एरिया है उसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। और सिक्किम के बाद वाला एरिया जिसमें हम तीस्ता से स्टार्ट करेंगे, और दिहांग, दिहांग मीन्स नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन अरुणाचल, उसको हम असम हिमालय कहेंगे। ठीक है, अब बताओ क्या आंसर होगा इसका? एक बार फिर से आंसर दें सभी लोग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड। मेरा नाम क्या है और कहां से हैं? ये यार भाई, मैं तो कहां से हूं? फिर मैं तो इसी देश से हूं, उत्तराखंड से हूं वैसे मैं बेसिकली, और मेरा नाम है कुलदीप डोभाल, DOBL। ठीक है, तो आप पहली बार आ रहे हो शायद इस हमारे प्लेटफॉर्म पे। गुड, तो आप बने रहिए। अगर आपको क्लासेस हमारी पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक भी करना है, थोड़ा सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, और नहीं भी पसंद आती तब भी करना है, क्योंकि लोगों को पता चले कि इस चैनल को नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? गलत जानकारी लोगों तक नहीं जानी चाहिए, इसलिए भी जरूरी हो जाता है कई बार। तो पहले का कौन सा होगा? इनमें से कौन सा गलत है? हाँ ये बताओ, पहली बात तो क्या पूछ रहा हो? रॉन्ग पूछ रहा है, इस पे ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया, इनकरेक्ट पूछ रहा हूं। तो क्या क्या होगा बताओ? सिंधु और सतलज पंजाब हिमालय, ये तो बिल्कुल सही बात है। सतलज और काली कुमाऊं हिमालय, ये भी बिल्कुल सही बात है। काली और तीस्ता, काली और तीस्ता तो नेपाल हिमालय होता है, इसके साथ ये होना चाहिए था। तीस्ता और दिहांग ये होना चाहिए था। तो थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट हैं। तो बढ़िया आंसर दिया आपने, आंसर इज सी। आंसर क्या है? सी। तो आंसर इसमें होगा आपका सी आंसर। आगे बढ़ा जाए तो ये इसको नोट कर लेना आप लोग हैं, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। मैं हमेशा ही कहता हूं जब भी आप MCQs करो, लिखा पढ़ा करो थोड़ा सा, नहीं तो आप फिर भूल जाओगे उसको। चलिए, उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरने वाले हिमालय को पूर्वांचल कहा जाता है। क्या ये बात सही है? उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरने वाले
हिमालय को पूर्वांचल कहा जाता है, क्या ये बात ठीक है? ये आपको बताना है। दूसरा सवाल है, द पूर्वांचल कंप्राइजेस, पूर्वांचल में पटकाई पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, मणिपुर और ये सब शामिल हैं, क्या ये बात सही है? आपको आंसर देना है इसमें कौन कौन से सही है, तो बताओ फिर, जरा दिमाग लगाओ तो। दो का कौन सा आंसर होगा? एक आंसर बहुत जल्दी से आया है, दो का डी, दो का सी, क्या ये बात सही है? सभी सही हैं, बाप रे बाप। या सिर्फ तीसरा भी तो है, ये पहाड़ियां ज्यादातर ग्रेनाइट से बनी हैं। ग्रेनाइट मतलब हुआ आग्नेय चट्टानों से, ग्रेनाइटिक रॉक्स, मजबूत चट्टानें जो ग्रेनाइटिक रॉक्स होती है, आग्नेय इग्नियस लावा के ठंडे होने से बनी है। मतलब मैंने बताया भी था आपको, भारत का नॉर्थ ईस्ट का मैप कुछ ऐसा है। ये अपना कौन सा है? त्रिपुरा, ये बताया था मैंने, मिजोरम, ये मणिपुर, ये नागालैंड और ये अपना सॉरी अरुणाचल। तो अरुणामामी याद है? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे करके। तो यहां से पूर्वांचल, पूर्वांचल हिल्स को बोला जाए। पटकाई बुम की पहाड़ियां मैंने कल पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश में, नागा की पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां, लुसाई की पहाड़ियां पढ़ाया था मैंने कल परसों आपको। तो ये जो पटकाई बुम और इन पहाड़ियों को उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरने वाले हिमालय को पूर्वांचल कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो सभी राज्यों से कोई गुजरे ना गुजरे, लेकिन गुजर तो रहा है। तो पहला वाला आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। इसको पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है, जिसमें कौन कौन सा आता है? पटकाई बुम की पहाड़ियां, आया लिखा है कहीं पे? पटकाई बुम की पहाड़ियां कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में। नागा की पहाड़ियां नागालैंड में, मणिपुर की पहाड़ियां मणिपुर में, और मिजो हिल्स या लुसाई की पहाड़ियां। मिजो हिल्स का दूसरा नाम मैंने कल परसों आपको बताया था, लुसाई हिल्स, लुसाई की पहाड़ियां। ठीक है, तो दूसरा आंसर भी ठीक है। और ये पहाड़ियां ज्यादातर ग्रेनाइट से बनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि ग्रेनाइट से बनी हो, है ना। ग्रेनाइट बहुत मजबूत है, लावा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टान है, तो आग्नेय चट्टानों का उतना बड़ा योगदान नहीं है यहाँ पे। ग्रेनाइट नीस सिस्ट से पठार वाला हिस्सा बना होता है, जैसे बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार, या तो आप छोटा नागपुर का पठार, जो पठारी हिस्सा है हिंदुस्तान का, प्लेट्यू वाला रीजन जो मजबूत या पुरानी चट्टानों से बना हुआ है, जहां पर आपको खनिज ज्यादा मिलते हैं, मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं, है ना, धात्विक वाले, मेटालिक, उनको हम ग्रेनाइटिक या नीस सिस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये वाला उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर इज ए। तो कौन सा आंसर होगा? ए। ठीक, डी नहीं होगा। ग्रेनाइटिक नीस सिस्ट, ये जो आग्नेय और मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टानें होती हैं, बताएंगे इसको बाद में, शायद मैंने बताया भी हो पहले के क्लासेस में। तो वहां पर वो मजबूत कठोर चट्टानें हैं, उसमें लावा का प्रभाव या फिर ज्यादा कंप्रेशन या फिर ज्यादा टेम्परेचर का प्रभाव होता है। ठीक, तो यहां पे वो कम मिलेंगे। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आंसर आपने ठीक दिया, थोड़ा बहुत गलती चलती है। करेवा निक्षेप पाए जाते हैं, करेवा डिपॉजिट्स, ये बहुत ही खास सवाल है। करेवाज क्या होते हैं? कुल्लू वैली में, वैली ऑफ कश्मीर में, और क्या लिखा है? भद्रवाह की घाटी में। बी और सी दोनों। आंसर जरूर दिया करो, मन में एक आंसर जरूर बनाया करो आप लोग। उससे क्या होगा ना, इन केस आपका गलत हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप सीखने आए हो, अगर आपको सब कुछ पता होता, या मैं आपसे ये उम्मीद रखूं कि आपको सब कुछ ही पता होगा, तो फिर यार आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पे? आप क्यों ही आओगे? हमें नहीं आता है, कुछ चीजें सीखनी है, तभी तो हम आए हैं ना। थर्ड का डी, कई लोगों का सवाल है, कहना है कि तीसरे का डी होगा। ओह, ये बात भी है। देखो, करेवाज क्या, जुबा केसरी नाम सुना आपने? जुबा केसरी, वो कहता है कि बोलो जुबा केसरी, हम भी बोलते हैं, ये भी बोलता है, पूरी दुनिया जुबा केसरी बोलनी कहते हैं उनके अनुसार। तो जुबा केसरी मतलब क्या हुआ? केसर का स्वाद। तो केसर कहां मिलेगा ये बताओ, है ना। देखो, करेवा का आंसर क्या होना चाहिए, ये आपका सवाल है। करेवाज कहां पाए जाते हैं? ठीक, तो करेवाज का आंसर आपने जो है सही दिया है। होता क्या ना, जैसे ये हमने कहा, इसको पूरा समझ लो आप पहले, क्योंकि सवाल ऐसा ही आए कोई जरूरी नहीं है। एक रिवर है यहाँ पे, ऐसे बहती है, इसको हम कहते हैं झेलम रिवर। ये इंडिया की बाउंड्री बनाते हुए जाती है ऐसे, ये वाला हिस्सा झेलम और उसकी सहायक नदियों का है। तो और यहीं पर आपको कश्मीर वैली मिलती है, कश्मीर घाटी, जिसमें आज की डेट में श्रीनगर विनगर है। ठीक है,
तो यहां पर क्या हुआ कि गुजरे जमाने में झेलम और उसकी सहायक नदियों ने एक झील जैसी बना दी, क्योंकि उसका पानी ब्लॉकेज हो गया होगा। और उस झील में, उस लेक में फिर धीरे धीरे मिट्टी का क्या होने लगा, जमा होने लगा, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। ठीक है, झेलम और उसके सहायक नदियों के द्वारा झील निक्षेप, निक्षेप का मतलब होता है जमाव, लेक डिपॉजिट्स, और उसको इंग्लिश में कहते हैं लैकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स, इंग्लिश में कहेंगे उसको लैकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स। कई बार ये सवाल आ भी सकता है कि करेवाज क्या है, झील का निक्षेप है या नहीं है। यानी झील निक्षेप मतलब लेक डिपॉजिट्स, यानी लेक में मिट्टी का या अवसादों का जमाव, जिसको हम लैकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स और लेक डिपॉजिट्स भी कहते हैं। तो धीरे धीरे झील में क्या होने लगा, जो झील हो बन गई थी नदी के द्वारा, झेलम और उसके सहायक नदियों के द्वारा, मान लो झील बन गई, बाद में इसी में मिट्टी जमा होने लग गई, और आज की डेट में फिर वो काफी ज्यादा मिट्टी जमा होगी तो मैदान हो गया वो। और उसी मैदान को जो लेक डिपॉजिट्स के द्वारा बनी है, झील निक्षेपों के द्वारा बनी है, लैकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स, LACU, लैकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स के द्वारा जो बनी है, उसी को हम कहते हैं करेवाज। तो करेवाज एक क्या है, जमीन है। ठीक है, करेवाज उसमें मतलब करेवा निक्षेप मतलब झील निक्षेप। और कश्मीर घाटी, और दूसरा ये भी ठीक है, भदरवा की घाटी, इसके आसपास को हम बोल देते हैं जम्मू अम्मू के आसपास। ठीक है, करेवाज मेनली कश्मीर के लिए यूज होता है, वैसे इनको कहते हैं। और यहां पर आज की डेट में किसकी खेती होती है, केसर की खेती होती है, सैफ्रॉन की जिसको हम कहते हैं, है ना, तभी तो कहते हैं जुबा केसरी। तो केसर की खेती, सेब की खेती ये ज्यादा होती, मेनली केसर, जम्मू कश्मीर में केसर ही पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, हाँ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो करेवाज समझ गए ना, करेवाज का मतलब लेक डिपॉजिट्स और लैकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स, झील निक्षेपों को करेवा कहा जाता है। अच्छा, ये सवाल तो मैंने पहले ही बोल गया, मैं क्या लिखा, करेवाज आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ, यानी करेवा किसकी खेती के लिए उपयोगी होता है। करेवा जो है वो किसकी खेती के लिए उपयोगी होता है, बहुत ही नॉर्मल है, सेफ्रॉन। किसके लिए, सेफ्रॉन, आलमंड, वॉलनट, यह सभी मेनली तो इसके लिए होता है, केसर की खेती के लिए। लेकिन बाकी और भी चीजें, आपको अखरोट, अखरोट भी तो मिल जाता वहां पे, है ना। तो इसका आंसर आप डी भी लगा सकते हो। वैसे एग्जाम में जब आएगा तो सैफरॉन के लिए आएगा ये। ठीक है, बाकी अखरोट भी होते हैं वहां पे, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, तो जुमा केसरी नहीं करना है, ठीक है ना। केसरी ठीक है, लेकिन जुमा केसरी से थोड़ा सा बच के रहना है। आगे बढ़ेंगे। करेवा हिमनदियों की मिट्टी और अन्य पदार्थों के मोटे निक्षेप हैं जो हिमोड़ से जुड़े हैं। अच्छा, अब ये फिर से करेवाज के बारे में आ गया। करेवाज आर द थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल वाला, जरा पढ़ के बताओ इसको क्या है ये। The Kashmir Himalayas are famous for Karevaz formation, which are useful for the cultivation of ज़ैफ़रॉन। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है ना। तो वहां पर मिट्टी के, जो बताया था मैंने अभी आपको, मिट्टी के जमाव से बना है, और वहां पर फिर वो उसके मिट्टी के जमाव से धीरे धीरे क्या हो गया, उसमें ये बनने लग गया। और आपको क्या मिलता है, वो जमाव से बनता है, मिट्टी विट्टी से। ठीक, बर्फबारी तो होती है वहां पे, और पहले कई बार आइस एज भी आई हुई है। तो कश्मीर हिमालय फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। तो जैफरॉन जो होता है वो सैफरॉन की एक वैरायटी होती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी। ओके, पश्चिमी और पूर्वी हिमालय के बीच हिमरेखा, ये बहुत ही शानदार सवाल है भाई, जहां तक मैं समझ रहा हूं। इस सवाल को आपको करना है, थोड़ा सा ध्यान दो। ये कह रहा है कि डिफरेंस इन स्नो लाइन बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय इज पार्सली ड्यू टू द इंक्रीज इन लैटिट्यूड्स। मतलब इसको ऐसे सोचना है आपको, देखो मैं बता देता हूं आपको क्या करना है इसमें। ये है, आगे को भी तो होगा हिमालय, तो इधर वाला हिस्सा पूर्वी हिमालय, इधर वाला हिस्सा पश्चिमी हिमालय। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में बताना है कि डिफरेंस इन स्नो लाइन बिटवीन, डिफरेंस इन स्नो लाइन
बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय स्नो लाइन क्या होता है? अब सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि हिम रेखा से क्या मतलब है, स्नो लाइन का क्या मतलब होता है। दूसरा, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में अवक्षेपण अधिक होता है। अवक्षेपण का मतलब प्रेसिपिटेशन, ये बिल्कुल ही फालतू का वर्ड है अवक्षेपण। इसका मतलब होता है वर्षण। वर्षण मतलब बारिश या ओले, जो भी है, पानी का नीचे गिरना। तो कह रहा है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में बारिश अधिक होती है। क्या ये बात सही है? तीसरा है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय रेंजेस द स्नो लाइन इज एट लोअर एलिवेशन। मतलब बृहद हिमालय की पर्वतमाला में हिमरेखा कम ऊंचाई पर होती है। अगर आपको हिमरेखा पता हो या थोड़ा थोड़ा आप अंदाजा लगा दे रहे हो तब ये सवाल आपका बन जाएगा। हिमरेखा कह रहे हो, क्या मतलब होगा हिमरेखा का, जरा अंदाजा लगाओ। हिमरेखा का एक्चुअल में क्या मीनिंग होना चाहिए? स्नो लाइन कह रहा ना, स्नो लाइन। व्हाट इज स्नो लाइन? स्नो लाइन, आप ये भी मुझे आंसर दे सकते हो कि इसमें से कौन कौन से आंसर आपके ठीक हैं। स्नो लाइन में छठा सवाल, छठे का ए आंसर दे रहे कई लोग। देखो मैं बता देता हूं उसको क्या मतलब है इसका। देखो स्नो लाइन जैसे होता ना, ऐसे सोचो ये माउंटेन्स हैं, ऐसे होते हैं माउंटेन्स। अब मान लो इसकी हाइट है 6000 मीटर, सपोज ये 6000 मीटर ऊंचा है, ये मान लो 4500 मीटर ऊंचा है, और यहां पे मान लो ये 3300 मीटर ऊंचा है। ठीक है, माउंटेन्स हैं एक के पीछे एक, ऐसे सी लेवल से इनकी हाइट कुछ ऐसे है। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, स्नो लाइन हिम रेखा मतलब जहां तक स्नो है उसको हम क्या कहेंगे? स्नो लाइन। यहां पर एक वर्ड आप ऐड कर दो, परमानेंट स्नो। परमानेंट क्यों वर्ड किया? देखो हमारे यहां आप देखो कई, एक बार गर्मी आती है, एक बार ठंडा आता है, दो सीजन होते हैं, है ना। अब हिमालय की ओर अगर आप जाओगे तो वहां पर ठंडा मौसम आएगा। जैसे आप आजकल देखोगे तो आप कहते हो कि मनाली में, कुल्लू में या नैनीताल में या लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो गई है। कई बार आप ये भी सुनते हो कि ये साल की पहली बर्फबारी है। अब यही चीज आप जून में नहीं सुनते हो, मई में नहीं सुनते हो। अभी कभी सुना कि मनाली में जून के महीने में बर्फबारी हो गई या कुल्लू में हो गई हो? तो कहने का मतलब है जब ठंडा आएगा, यानी सन जब सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा, हमारे यहाँ कोल्ड सीजन आएगा, तब बर्फ पड़ती है। और जब गर्मी का मौसम आता है तो बर्फ नहीं पड़ती है, और जहां बर्फ पड़ी भी थी वो पिघल जाती है। मतलब अब 6000 मीटर की कोई हाइट है मान लो, तो 6000 मीटर में क्या हमेशा बर्फ रहेगी? बिल्कुल रहेगी। 6000 मीटर बहुत ऊपर होता है, तो 6000 मीटर में हमेशा ही बर्फ रहेगी। ठीक, और मान लो 4500 मीटर है, तो यहां भी क्या हो सकता है? हमेशा ही बर्फ रह सकती है, कई बार गर्मी में हो भी सकती है। अब समझो, स्नो लाइन का मतलब होता है परमानेंट स्नो लाइन। मतलब अगर मैं ये लाइन बना दूं, सपोज अगर मैं एक लाइन बना दूं, मैं कह दूं कि ये 4500 मीटर, चलो 45 छोड़ दो, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि 4300 मीटर, कितना? 4300 मीटर सी लेवल से इस येलो लाइन से ऊपर को हमेशा स्नो रहता है। हमेशा क्या रहता है? स्नो, ऑलवेज। चाहे जाड़ा हो, चाहे जून हो, चाहे दिसंबर हो, हमेशा बर्फ रहती है, क्योंकि ऊंचाई में जाने में ठंडा होता है। तो वहां इतना ठंडा होता है कि उसमें गर्मी ठंडे का प्रभाव ही नहीं पड़ता, हमेशा ही बर्फ रहती है। तो इस लाइन को स्नो लाइन कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं हम? स्नो लाइन, परमानेंट स्नो। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये 3300 मीटर वाला है, मान लो ये वाला, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो हो सकता है कि दिसंबर के महीने में इसमें बर्फ पड़ जाए यहां तक। अब यहां बर्फ पड़ेगी तो यहां तो पड़ेगी ना, मतलब इस लाइन से ऊपर को हर जगह बर्फ है दिसंबर में। लेकिन जैसे ही जून का महीना आया, मई का महीना आया, अप्रैल का महीना आया, टेम्परेचर बढ़ने लगा तो ये बर्फ पिघलने लग गई। तो पता चला कि बर्फ इसके नीचे वाली में बर्फ है ही नहीं, बर्फ पिघल गई। तो ये तो परमानेंट नहीं हुआ ना। तो परमानेंट मतलब हमेशा जहां तक बर्फ रहती है उसको स्नो लाइन कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। तो अब वो भाई साहब ये कह रहे हैं कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय, मतलब पूर्वी हिमालय का मतलब यहां पे क्या है? जम्मू कश्मीर साइड को, सॉरी आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं। जैसे मैं ऐसे एक डायग्राम बना देता हूं मान लो, तो ये तो हो गया अपना उत्तराखंड वाला हिस्सा। तो वो कह रहा है कि इस साइड का हिमालय का स्नो लाइन, और ये जो ये वाला है कौन सा? सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय इधर वाला, या नेपाल हिमालय वाला इधर साइड का हिमालय, तो किसकी स्नो लाइन ज्यादा है? यही पूछ रहा ना वो। ये सवाल अच्छा है। देखो, पश्चिमी और पूर्वी हिमालय के बीच हिम रेखा के अंतर आंशिक रूप से
पूरा नहीं, आंशिक रूप से अक्षांश में वृद्धि के कारण है। अब देखो पहला सवाल अक्षांश में वृद्धि के कारण है, मतलब ये क्या है, ये भारत है, ये इक्वेटर है। अब आप देखोगे तो हिमालय आपको कुछ ऐसा मिलेगा, हिमालय आपको कुछ ऐसे मिलते हैं ना ऐसे। यानी अगर आप लद्दाख की लोकेशन देखोगे, जम्मू कश्मीर की देखोगे, हिमाचल की देखोगे और उसके मुकाबले आप इनकी लोकेशन देखोगे, तो आप क्या देखोगे कि इक्वेटर के नजदीक कौन है, विश्व रेखा के नजदीक कौन है, ये वाला हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। जब आप हिमालय की लोकेशन देखो तो विश्व रेखा के नजदीक जो होगा वहां पे गर्मी क्या होगी, ज्यादा। आपने सुना है ना कि नॉर्मली अरुणाचल प्रदेश और अगर हम लद्दाख को ले लें तो ज्यादा ठंडा कहां होता है, लद्दाख में होगा। ठीक, एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। तो अगर आप विश्व रेखा के नजदीक होंगे तो आपके वहां गर्मी थोड़ी ज्यादा होगी, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप विश्व रेखा से नॉर्थ की ओर जाओगे तो ठंडा ज्यादा होगा, नॉर्मली हम ऐसा मानते हैं। तो अगर आप विश्व रेखा के पास हो, जैसे ये वाला हिस्सा है, तो स्नो लाइन क्या होगी, और ज्यादा ऊपर होगी। मतलब अगर आप बिल्कुल पोल के पास हो तो वहां पर स्नो लाइन क्या होती है, सी से ही शुरू हो जाती है। मतलब समुद्र का लेवल है, जहां पे सी है वहीं से स्नो हमेशा ही पड़े रहती है वहां पे। लेकिन विश्व रेखा में जहां गर्मी ज्यादा है, या विश्व रेखा छोड़ो, मुंबई को छोड़ दो, क्या मुंबई में सी लेवल के आसपास से बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाती, नहीं। अगर यही मुंबई का एरिया वहां आर्कटिक में होता, अंटार्कटिक में होता, तो वहां पे हमेशा क्या रहती, बर्फ रहती। तो स्नो लाइन का मतलब है कि बर्फ आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है। तो यहां पर स्नो लाइन थोड़ा सा जो अंतर है यहां की स्नो लाइन और यहां की स्नो लाइन में जो फर्क है वो किससे होगा, अक्षांश से, हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा कह रहा है। तो ये आंसर क्या है, सही है। ये आंसर क्या है, सही है, क्योंकि विश्व रेखा के पास गर्मी ज्यादा और अक्षांश का मतलब ये लैटिट्यूड्स। तो पहला वाला आपका आंसर ठीक होगा। दूसरा, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में वर्षा अधिक होती है। ये कैसे पॉसिबल है, आप कहते हो कि पूरब की ओर, यानी कहां पे, लद्दाख और इधर की ओर जो बारिश ज्यादा होगी कि यहां ज्यादा होगी, अरुणाचल प्रदेश है और असम का हिमालय जो आप कहते हो, सिक्किम वाला हिमालय है, नेपाल का हिमालय है, इस ओर हमेशा ही बारिश क्या होगी, ज्यादा। क्यों होगी, क्योंकि ये सी के ज्यादा नजदीक है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये बंगाल की खाड़ी के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इस हिस्से में हवा ज्यादा जल्दी आती है और यहां तक पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाएंगी, लेट हो जाती हैं। इसलिए यहां बारिश ज्यादा होगी जबकि इधर बारिश कम होती है। इसलिए दूसरा वाला आंसर गलत हो जाएगा आपका। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में अधिक वर्षा होती ना, पूर्व में ज्यादा होगी। तो सेकंड आंसर इज रॉन्ग। तो सेकंड जब रॉन्ग हो जाएगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, बताओ। मेरा तो गला खराब चल रहा भाई। तो आंसर अपने आप तीसरा, बृहद हिमालय पर्वतमाला में हिमरेखा कम ऊंचाई पर होती है। ये क्या कह रहा है, बृहद हिमालय पर्वतमाला में हिमरेखा कम ऊंचाई पर होती है, मतलब वो कंपेयर कर रहा है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा आपको, शिवालिक, उसके बाद कौन मिलेगा, मिडिल, उसके बाद कौन मिलेगा, ग्रेट। तो अभी अभी कहा मैंने, जैसे जैसे आप नॉर्थ की ओर जाओगे आप विषुवत रेखा से दूर होते जाएंगे और साथ में उसकी ऊंचाई भी ज्यादा है, तो आपको हिम रेखा की ऊंचाई वहां नीचे मिलेगी। मतलब हिम रेखा आपको कम ऊंचाई में ही वहां पर मिल जाएगी, क्योंकि ठंडा ज्यादा होता है, मतलब परमानेंट स्नो ज्यादा होता है। तो आंसर इज सी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा आपको। अब मैं बहुत ज्यादा पूरा तो इसको नहीं वैसे समझा पाऊंगा, क्योंकि आपको अक्षांश देशांतर की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और सन कैसे कैसे मूव करता है। फिर भी अगर आप एटलस में देखोगे तो जो पूर्वी हिमालय है आपका वो सी के ज्यादा नजदीक मिलेगा, बारिश इसलिए ज्यादा होगी, इक्वेटर के नजदीक मिलेगा, थोड़ा टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। और जो ग्रेट हिमालय की बात कर रहा है वो ज्यादा हाइट भी है, ज्यादा नॉर्थ में भी है बाकी हिमालय से, तो इसलिए उसका तीसरा आंसर भी सही हो जाएगा। ओके, ऐसे तो आगे बढ़े। चलिए, ये एक ऐसी सवाल है छोटा मोटा, हिमालय के हिमनदियों के पिघलने की दर है दुनिया में सबसे कम सबसे ज्यादा, इसमें आप जो भी आंसर लगाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई, रोहन का सवाल है मैं कैसा हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे उम्मीद है कि आप भी ठीक ही होंगे, है ना। तो तुम कहां से इतने लेट आ रहे हो, क्या पहले से आए हुए हो, लेट है ये लड़का, देखो टाइम टाइम को जरा सा फॉलो फॉलो करो, बहुत जरूरी है। हिम नदी, ये इसमें क्या आंसर होगा ये बताओ।
ये रिपोर्ट में मिलता है, जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं अलग अलग टाइम पे, तो ये परमानेंट नहीं है कि यही आंसर होगा। कभी कभी हिम नदियों के पिघलने की दर कम ज्यादा हो जाती है, तो आप यहाँ कह सकते हो कि ऐसा अंदाजा लगाया जाता है बहुत सारे रिपोर्ट्स में कि जो ग्लेशियर्स हैं कहाँ के, हिमालय के, उनके मेल्ट होने की रेट सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, तो नो डी वाला तो होगा नहीं, अन्य के समान कैसे हो सकता है, दुनिया में सबसे कम भी कैसे हो सकता है। तो ऐसे सवाल आप थोड़ा सा लॉजिक के बेस पे कर सकते हो। अगर दुनिया में हमारे हिमनद के पिघलने की दर सबसे कम होती तो फिर ये चिंता का विषय ही क्यों होता, तब तो अच्छी बात थी ना। तो इसलिए एनवायरमेंट में वो चीजें ज्यादा आती हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है, जो चीज सही चल रहा है उसके बारे में क्यों पूछा जाएगा, है ना। तो प्रॉब्लमेटिक चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं ताकि उसका कोई सोल्यूशन बने। क्लियर, तो आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड, आपने आंसर सही दिया। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ काराकोरम रेंज इज, काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, इसके बारे में आप आंसर दे सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आपको पीसीएस में, यूपीएससी में, दोनों जगह काफी ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कंसर्न भी है, चिंता का विषय भी है। लार्जेस्ट ग्लेशियर चिंता का विषय नहीं है, लेकिन ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो ज्यादा चिंता का विषय है, तो इसलिए वो न्यूज में हाईलाइटेड रहते हैं। 8th का आंसर आपने बी दिया, वेरी गुड, सियाचिन ग्लेशियर, बिल्कुल सही बात। मैंने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था। सियाचिन ग्लेशियर, अगर आपके पास एटलस है, अगर आपके पास एटलस है तो एटलस में अगर आप देखेंगे बाएं साइड में, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे ऑक्सफोर्ड की एटलस है उसका लेफ्ट हैंड साइड में फिजिकल मैप होता है, ईस्ट राइट हैंड साइड में पॉलिटिकल मैप। तो ये एक माउंटेन रेंज है जिसको हम कहते हैं काराकोरम रेंज। इसी काराकोरम रेंज में ठीक यहाँ पर आपको ये एलओसी यहाँ से जाती है, ऐसे ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके आसपास भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है, भारत की सेना यहाँ पे रहती है, तो फिलहाल ये भारत के पास है, जो भारत के कब्जे में है, अच्छी बात है। तो इसको हम सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सियाचिन। तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर इन सब में, ठीक। और दूसरा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट भी है। तीसरा, इसको हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, क्योंकि 1984 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसमें लड़ाई भी हो चुकी है। तो नो मैंस लैंड, मतलब सॉरी, वैसे नहीं होता है यहाँ पे, सीज फायर टाइप का है, गोलाबारी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इतनी टफ प्रॉब्लम्स है कि बहुत रिस्की होता है लाइफ के लिए, ठीक। तो इसमें कई बार बातचीत होती रहती है। बाकी ये वाला ग्लेशियर आपको पामीर में मिलेगा, पामीर नॉट बताया था ना मैंने। यहाँ पे मैंने कहा था ताजिकिस्तान के पास एक पामीर का प्लेट्यू है, पामीर प्लेट्यू काफी ऊंचा है वो भी, तो वहां पर ये मिल जाएगा आपको फेटचेंको ग्लेशियर। और हिस्पर यहीं पे मिलेगा आपको, सियाचिन के बगल में हिस्पर है, हिस्पर, हुंजा, बाल्टरो, साल्टरो, है ना, माशिरब्रूम, बियाफो, ये गाशिरब्रूम, ये सब आपको माउंटेन्स और कुछ कुछ ग्लेशियर्स एक साथ मिलेंगे इसी एरिया में, भारत में, ठीक है। जितने भी मैंने नाम लिए, लेकिन ये भारत के बाहर है, फेटचेंको पामीर में। अब बाकी जो भी है, हिस्पर, हुंजा, बियाफो, बाल्टरो, साल्टरो, गाशिरब्रूम, माशिरब्रूम माउंटेन्स भी हैं, ये सब आपको लद्दाख रेंज में मिलेंगे, मतलब सॉरी, लद्दाख जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वहां पे, ठीक। आगे बढ़ा जाए, आप नोट डाउन भी कर सकते हो इसको। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, सियाचिन का ग्लेशियर कहां पर स्थित है, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बताओ जरा, दिमाग लगाओ, सियाचिन कहां मिलेगा, ये आपके पास एक सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर कहां है। अगर आप मैप में देखोगे तो एक साथ कई सवाल आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं होता ना कि जो हम पढ़ के जाएंगे वन वर्ड या वन लाइनर वही सब एग्जाम में आएगा, वो किसी भी एग्जाम में आने की गारंटी नहीं है। आपको थोड़ा सा देख दुख के चलना चाहिए, आगे पीछे क्या चल रहा है उसके। तो सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द कहां, 9th का बी, ईस्ट ऑफ लेह कह रहा है लड़का, ऐसा भी हो सकता है, ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, सॉरी। कुछ लोग 9th का बी लगा रहे हैं आंसर, 9th का बी का मतलब ईस्ट ऑफ लेह, लेह के पूरब में होगा ये, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्थ ऑफ गिलगिट, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। अच्छा बताओ, चलो खैर जो भी है। 9th का डी, जिन भी लोगों ने बी आंसर लगाया है, अब मुझे ईमानदारी से आंसर चाहिए,
जिसने भी बी आंसर लगाया, क्या उनके पास एटलस है या उनके पास कोई मैप हो सामने रखा हुआ? एटलस या मैप है या नहीं है, ये बताओ। उन लोगों के पास एटलस या मैप है? यस है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। मैंने कहा था आपसे, अपने जहां पे आप पढ़ते हो हमेशा टेबल चेयर में पढ़ा करो, मैक्सिमम। कभी कभी बेड पे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन ज्यादातर। दूसरा, सामने एक मैप होना चाहिए आपके, वर्ल्ड फिजिकल या जो भी है, एटलस जरूर होनी चाहिए। हाँ, तो मैप नहीं है तभी तो आपको याद नहीं है कि ले कहाँ है, सियाचिन कहाँ पर है। मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता यार, ये ले, ईस्ट ऑफ ले तो आंसर है, ये कैसे आंसर हो जाएगा ये बताओ आप? और ये भी नहीं हो सकता। मैप देखा करो, ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं और मैप नहीं देख रहे तो कैसे होगा? मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि ये हिस्सा जो है ये पाकिस्तान के पास है, इससे इधर वाला, इसी लाइन को हम नॉर्मली एलओसी कहते हैं, और यहां से फिर आगे की लिस्ट लाइन का नाम एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन हो जाता है, एजीपीएल। खैर उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा मैं अभी। अब यहां पर ये वाला जो ग्लेशियर है ये सियाचिन है। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन। अब यहां आपने कहा कि ईस्ट ऑफ ले, मतलब ले यहां है। अभी मैंने एक क्लास, ये क्या बोला था मैंने अभी इस सवाल में? मैंने कहा था कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? डिस्प्यूट है। जब हम पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट होगा तो पाकिस्तान हमारे कहां है? पश्चिम में है। अगर पाकिस्तान हमारे वेस्ट में है तो ये हिस्सा पाकिस्तान के पास है, पीओके कहते हैं इसको, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अगर ये हिस्सा पाकिस्तान के पास है तो इससे लगने वाला ही तो डिस्प्यूटेड होगा। उत्तराखंड से कैसे डिस्प्यूट हो जाएगा हमारा, बताओ? पाकिस्तान के साथ उत्तराखंड की बाउंड्री की मिलती है क्या? जो भी बाउंड्री पाकिस्तान से मिलेगी या चाइना से मिलेगी उसी से तो डिस्प्यूट होगा। समझ गए? अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने कहा कि सियाचिन एक विवादित था, पहले लड़ाई भी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो सियाचिन किससे लगता हुआ होना चाहिए? पीओके से या पाकिस्तान के कब्जे वाली जमीन से। अब आप कह रहे हो कि नहीं, क्या अनर्थ हो गया? ईस्ट ऑफ ले मतलब सियाचिन से भी बगल में कौन है? ले है, तो ले तो भी पाकिस्तान के पास हो जाएगा यार। ऐसे ये आंसर कैसे दे सकते हो आप? अनर्थ हो जाएगा ये, समझ गए? ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैप देखा करो, लॉजिकल आंसर दिया करो। अब ईस्ट ऑफ अक्साई चिन, अब ए भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अक्साई चिन कहां है? अक्साई चीन ये है। अक्साई चीन में आप कहते हो ना कि अक्साई चीन पे चीन का कब्जा है, मतलब लगभग ये हिस्सा चाइना के पास है। इसको हम एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये हिस्सा चीन के पास है। इससे इधर सियाचिन कैसे हो सकता है? अक्साई चीन से भी ईस्ट में, मतलब तिब्बत में हमारा ले हो गया है, स्टेट है वो, यूनियन टेरिटरी है। नॉर्थ ऑफ गिलगिट, गिलगिट गिलगिट यहां है, गिलगिट इससे नॉर्थ में नहीं हो सकता है। नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, ये बिल्कुल सही है, आंसर इज डी। तो ये दो आंसर आपको नहीं लगाने, बाकी आप दो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गिलगिट भी यहां है, तो यहां पर एक नदी बहती है नुब्रा, तो नुब्रा वैली सियाचिन ग्लेशियर से ही आती है, जहां पर आप नहीं कहते हाईएस्ट मोटरेबल रोड, मोटर वाली बाइक वाली सबसे ऊंची रोड है, जिसको हम क्या नाम है उसका मैं भूल गया, खारदुंगला। ठीक है, आप कभी सर्च मानना। तो नुब्रा नदी वहां से आती, नुब्रा फिर श्योक से मिल जाती, श्योक फिर इंडस से मिल जाती और पाकिस्तान चले जाती है ना। जैसे नुब्रा नदी है और ये नुब्रा नदी मिलती है किसको? श्योक नदी को। ये नुब्रा, ये श्योक, और ये दोनों नदियां मिल जाती है किससे? इंडस से, और इंडस फिर पाकिस्तान चले जाती है। ये सिंधु नदी है। तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? श्योक। श्योक की सहायक नदी है नुब्रा, और नुब्रा कहां से आती है? सियाचिन से। इसलिए नुब्रा के नॉर्थ में क्या हो जाएगा? सियाचिन। ऐसे सवाल आ सकते हैं क्योंकि ये डिस्प्यूटेड मामले हैं बहुत सारे, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ हमारा कई बार इसमें दिक्कतें होती रहती हैं। तो आंसर इज डी। तो ये आपने अच्छा आंसर दिया। हे भगवान, देखो एक सवाल आया है बड़ा खतरनाक। मैप है लेकिन देखने में टाइम लगता है, तब तक आप आंसर ही बता देते हो। कितना इनोसेंट आंसर क्वेश्चन है ये, हद हो गई। अरे अगर मैं अभी नकल मारो थोड़ी कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि जब
क्लास ना हो रही हो आपकी, जब आप घर में पढ़ाई करते हो तो उस समय मैप देखो, अभी थोड़ी ये मैप देखने का टाइम। समझ गए? अभी अगर नकल मारोगे तो फायदा क्या होगा, वो तो कोई भी बता देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक से एक खूंखार है यहां, बताओ। ये तो बेहोशी कर देंगे लोगों को। खाली टाइम में घर में करते क्या हो? मैप देखा करो, इंग्लिश मजबूत किया करो, राइटिंग पे काम किया करो। आप है ना, अगर आपको यूपीएससी देना है तो ये जो चीजें होती हैं उनको मजबूत किया करो अपनी। आगे बढ़िए। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पीर पंजाल। पीर पंजाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? पीर पंजाल रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऐसे सवाल अजीब टाइप के सवाल होते हैं, लेकिन कभी कभी ये आ सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको आंसर लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप अपनी अकल से सही कर सकते हो। आपने कभी नहीं पढ़ा ये सवाल, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको ठीक कर सकते हो। कैसे? दिमाग लगाओ। कौन सा आंसर होगा इसका, ये बताओ। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पीर पंजाल, पीर पंजाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? अब ये लॉजिकल तरीके से आप इसको सही कर सकते हो। आपको नहीं पता सोना पानी कहां है, गोसाई थान कहां है, बाकी कहां है या है, आप एलिमिनेट करो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर लगाओ। जब आपको कोई चीज आपने नहीं पढ़ी होती है, उसके बाद भी अगर आप उसको क्या करते हो, सही कर देते हो, तो समझ लो सिलेक्शन इसी बात पे होता है। क्योंकि आप सारे सवाल जो पूछे जाने वाले हैं सब आपको आ जाएंगे यूपीएससी में। घर से पढ़ के आप जाओगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं आएगा दिन। 10वें का सवाल का CACB सब आंसर दे रहे हैं लोग। देखो, सी भी दे रहे हैं कई लोग, बी भी दे रहे हैं कोई लोग, ए भी कई लोग दे रहे हैं। और भी दो, और भी बताओ। अरे बेइज्जती मत समझो यार, यहां पर इज्जत वाली कोई बात नहीं। मैंने कई बार आपसे कहा है कि अगर आपको इज्जत प्यारी है तो आप घर में ही बैठे रहें, कोई दुकान उकान घर में काम करें, खेती बाड़ी करें। नौकरी अगर आप पालोगे तो उसमें इज्जत की आप ज्यादा परवाह न करें, इज्जत उतर भी सकती है कई बार। और जितने बड़े अधिकारी होंगे आप, आपके खिलाफ भी उतने ही चीजें होंगी। जैसे सबसे ज्यादा किसको गलिया जा रहा है देश में? जो जितनी बड़ी पोस्ट पे होगा। आज आप विराट कोहली के पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्योंकि वो उतना बड़ा खिलाड़ी है, महान खिलाड़ी है। तो आप समझ गए ना। वॉशिंगटन सुंदर के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है, उस्मान ख्वाजा के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है, कोहली के बारे में ही क्यों कर रहे हैं सब बात? जिसने भी ये दो आंसर लगाए, आप भावनाओं को समझो, बी और सी, जिसने भी दो आंसर लगाए उनको आज खाना वाना नहीं खाना चाहिए। खाना नहीं खाने का मतलब अपने आप को सजा दो थोड़ा। बी और सी कैसे आंसर लगा सकते हो आप? सी आंसर जिसने भी लगाया वो बिल्कुल नालायकी की हद को पार कर चुका है। गंगोत्री कहां है? गंगोत्री जहां से गंगा निकलती है, और गंगा कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। और उत्तराखंड में पीर पंजाल श्रेणी कब से होने लग गया भाई? पीर पंजाल कहां है? अभी अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, देखो अभी मैं पढ़ा चुका हूं, कल भी मैंने बताया था आपको। ये कहां पीछे जाना पड़ता है मुझे ना कई बार, आप लोगों की हरकतें जो है बड़ी खतरनाक है। अभी अभी मैंने क्या कहा था, पीर पंजाल श्रेणी, कल भी मैंने बताया था। पीर पंजाल, पीर बाबा, आल, पीर पंजाल, सलाल, बगलीहार, बकरवाल, जहां भी आल आएगा ज्योग्राफी में, जम्मू कश्मीर में ठप्पा मार देना ज्यादातर। पीर पंजाल, सलाल, बकरवाल, बनीहाल, आल वर्ड है ना, कोई पासेस हैं, कोई कुछ है, तो आप इसमें आंसर लगा सकते हो। तो पीर पंजाल इसका आंसर कैसे हो सकता है ये बताओ पहले तो आप। ठीक। दूसरा, तो गंगोत्री है ना, गंगोत्री तो उत्तराखंड में है, तो पीर पंजाल कैसे होता है? तो कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। समझ गए? दूसरा, कई लोगों ने हिस पर आंसर दे रखा। अभी क्या बताया था मैंने? हिस पर, हुंजा, बाल्टरो, साल्टरो, गाशिरब्रूम, माशिरब्रूम, ये मैंने कहा था ये लद्दाख में है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, इससे पहले वाले सवाल में, नोट डाउन कर लो कहा था। और अगर वो लद्दाख में है तो पीर पंजाल में कैसे हो जाएंगे? पीर पंजाल कहां है? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, मध्य हिमालय में है। और ये तो हिस्पर, हुंजा, बाल्टरो, साल्टरो, सियाचिन, ये कहां थे? ट्रांस हिमालय में थे। काराकोरम रेंज इससे पहले वाले सवाल में मैंने किया, नुब्रा वैली वाले में।
तो ये आंसर आप कैसे लगा सकते हो, ये तो काराकोरम रेंज में पड़ेगा आपको, वो पीर पंजाल पूछ रहा है। हाँ, इन दोनों में से आप कोई भी आंसर लगा सकते थे, ठीक है। ये वाला जो है ये आपका नेपाल में है, गोसाई थान, तो ये तो नहीं होता है। सोना पानी इसका आंसर होगा। कौन सा होगा? ए इसका आंसर है, सोना पानी। तो बी और सी के अलावा आपने आंसर ए और डी दिया है, वो भी ठीक है, कभी नहीं भी पता होता कोई बात नहीं, लेकिन बी और सी नहीं देना था, अनर्थ हो गया है। सोना पानी ग्लेशियर ये हिमाचल प्रदेश में है आपका, है ना, चंद्रा वैली में, तो ये हिमाचल प्रदेश में सोना पानी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो अगर आपको ना एग्जाम निकालना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो ये मत सोचो कि आपने पढ़ा हो तभी आप सवाल सही करोगे, एग्जैक्ट पढ़ा हो नहीं, आपने पुराने जो ज्ञान है आपका, पुराना वाला ज्ञान, उसको अप्लाई करो किसमें, क्वेश्चन सॉल्व करने में, तभी तो एमसीक्यू करवाया जा रहा है आपको, दिमाग को यूज करो। ठीक है, आज की आप पहली गलती थी आप लोगों की, कोई बात नहीं। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्लेशियर ऑफ कुमाऊं गढ़वाल रीजन ऑफ द हिमालय। कुमाऊं गढ़वाल अभी पूछा था मैंने तो आपसे, कुमाऊं मतलब अगर आप नैनीताल जाते हो तो वहां पर कुमाऊं हिमालय कहते हैं उसको, कुमाऊं। अगर आप हरिद्वार चले जाओ, श्रीनगर चले जाओ, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है, ऋषिकेश चले जाओ, देहरादून चले जाओ, मसूरी चले जाओ, तो वहां पर गढ़वाल मिलेगा। यानी अगर ये उत्तराखंड है, ऐसी मैप होता है उत्तराखंड का, इधर साइड को गढ़वाल कहते हैं, इधर साइड को कुमाऊं कहते हैं, कुमाऊं गढ़वाल में कौन हिमालय के क्षेत्र का हिमनद है? गंगोत्री, मिलम, रायकेन और उपरोक्त सभी। इस आंसर को भी आप आंसर लगा सकते हो, इसका आंसर बहुत इजी आंसर है, फटाफट बताओ। कौन सा आंसर होगा? तो आंसर आ रहा है कई लोगों का डी, डी इज राइट आंसर। हाँ ठीक है, अभी तो पढ़ाया था गंगोत्री, गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री कहां है? उत्तराखंड में, ये तो पता होना ही चाहिए आपको। और मिलम, मिलम भी वही ग्लेशियर है, ये भी वही है, सब ठीक है अपनी जगह पे, ठीक है। तो ऑल द अबव, ये आंसर ठीक है आपका, ठीक है। अब ये नहीं पता ना आपको कहां पे है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप इसको आंसर लगा दोगे, क्योंकि आप मान लो आपको ये दो पता है तो आपको अच्छा ठीक ही है यार, यही होगा। एलिमिनेट करना सीखो, जरूरी नहीं कि चारों ऑप्शन आपको पता हो। ठीक आंसर दिया आप लोगों ने, गुड। अगला सवाल, कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आता है? यह सवाल थोड़ा सा आपको एलिमिनेट करने वाला है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बी कैसे हो जाएगा आंसर? अभी अभी आपने क्या पढ़ा है? मिलम ग्लेशियर। ये देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, इसीलिए कह रहा हूं मैं, नोट डाउन किया करो चीजों को, नोट डाउन नहीं करोगे तो आपका फिर ये पिकनिक जैसी हो जाएगी जो मैं पढ़ा रहा हूं। मिलम ग्लेशियर कहां है? कुमाऊं गढ़वाल में। मिलम। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। सिक्किम में कौन सा ग्लेशियर है? जेमू। इस पर तो भी पढ़ा था लद्दाख में। तो सी इज राइट आंसर। Which among the following is not the part of कंचनजंगा एवरेस्ट ग्लेशियर रीजन? कंचनजंगा और एवरेस्ट ग्लेशियर रीजन में कौन सा नहीं है? ये सवाल आपको आता है तो फिर ठीक है, नहीं भी आता तो चलेगा, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। 13 सवाल है, 13वां नंबर है, तो कौन सा इसमें सही होगा? सतोपंथ ग्लेशियर, रोंग वोक ग्लेशियर, खुम्बू ग्लेशियर। देखो मैं बता देता हूं आपको, सतोपंथ, ये पंच लिखा है, वैसे इसने पंथ होता है ये, ठीक है। सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है, मैं बता देता हूं, ये वाला फेमस ग्लेशियर है, ये तो है ही। देखो ये कहां की बात कर रहा है? पहली बात तो ये बात कर रहा है इसकी, ये आपको मैप समझना भी बहुत जरूरी है। कौन सा है? भूटान। ये कौन सा है? सिक्किम। और ये कौन सा है? नेपाल। तो कंचनजंगा एवरेस्ट मैंने कल परसों बताया था, ये कौन सा माउंटेन है? पीक कंचनजंगा, और उसी के बीच में मकालू, उसी के बीच में एवरेस्ट। मैंने सारा बताया था आपको, KMEZAD इजाद, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 1-2 क्लास पहले, जिसलिए जो नए स्टूडेंट हैं वो पुरानी क्लासेस जरूर देख लें।
तो वो कह रहा है कि इस एरिया में कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मकालू नहीं लिखा है उसने लेकिन कंचनजंगा, एवरेस्ट लिखा है, यानी नेपाल के पूर्वी हिस्से और सिक्किम में कौन कौन से ग्लेशियर इसमें से नहीं है। तो जेमू तो है ही, तो डी तो आंसर होगा नहीं इसका। सतोपंथ में देखो आप, बाकी ये भी है, सतोपंथ ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड में है। अगर आप बद्रीनाथ मंदिर चले गए ना, चारधाम यात्रा होती है, बद्रीनाथ मंदिर होता है, तो बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर आपको एक ग्लेशियर मिलेगा जिसका नाम होगा सतोपंथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ मंदिर के नॉर्थ में। ऐसे ही एक होता है चौराबाड़ी ग्लेशियर, अगर आप कहां चले गए, केदारनाथ चले गए, तो उसके ऊपर चौराबाड़ी झील या चौराबाड़ी ग्लेशियर भी मिलेगा। मतलब चारधाम यात्रा जब हम करते हैं उत्तराखंड में, गंगोत्री तो सबसे इस साइड आता है, यमुनोत्री वेस्ट में, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ आता है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारधाम यात्रा। तो यमुनोत्री ग्लेशियर हो जाएगा, यमुनोत्री के बाद यमुना जहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा, गोमुख। केदारनाथ के ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर, CHAURA, चौराबाड़ी ग्लेशियर, और बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ ग्लेशियर। तो इसका आंसर हो जाएगा सतोपंथ यहां का पार्ट नहीं है, सतोपंथ यहां उत्तराखंड का पार्ट होगा, ठीक है ना। ये बाकी कंचनजंगा वाला है। तो मैपिंग की बहुत ही नीड होती है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कैसे कैसे कहां पे लगता है। अगर वो आपको पता है तो आप एलिमिनेटिंग जो प्रोसेस होती है ना, उससे आप बहुत सारे सवाल आप कर सकते हो। ये बताओ जरा, ये आपको नहीं भी आएगा तब भी चलेगा, लेकिन आपको फिर ये सवाल आपका बन जाएगा। Which among the following pass is a ट्राई जंक्शन? ट्राई जंक्शन का मतलब जहां पर तीनों मिलते हैं, भारत, चीन और अफगानिस्तान, तीनों की बाउंड्री या उसके आसपास का क्षेत्र कौन सा है जहां पर कोई दर्रा है? कौन सा दर्रा? पास मतलब होता है दर्रा, दर्रा मतलब एक नेचुरल पैसेस कह सकते हो या नेचुरल गैप, जहां से एक जगह से दूसरी जगह पहाड़ों में जाने का एक आसान तरीका होता है, जिससे हम बाद में फिर रोड या आने जाने के साधन वहां से यूज करते हैं। पासेस, पार्पिक, मिंटाका, पासेस बहुत सारे हैं, सारे पास आप याद नहीं कर सकते हो, कुछ कुछ आप याद कर सकते हो, उस हिसाब से देखेंगे। ये सारे पासेस को आप एटलस में देखना अपनी, या गूगल पे देखना, गूगल मैप में आपको सब मिल जाएंगे। इसका आंसर है मिंटाका पास। नाम बड़ा अच्छा है, कौन सा पास? मिंटाका पास। कोई बात नहीं, गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मिंटाका पास कहां मिलेगा आपको? तो ये हिस्सा, ये कौन है? ये अफगानिस्तान है, यहां पे कौन है? चाइना, और ये कौन है? इंडिया। तो इसके आसपास जो है यहां पे आपको मिलेगा मिंटाका पास। कौन सा पास? मिंटाका, तीनों के, चीन, भारत और अफगानिस्तान के बाउंड्री पे। पार्पिक पास उससे थोड़ा सा आगे मिलेगा, ये उससे थोड़ा सा और आगे मिलेगा। और जेलेपला आपको मिलता है कहां पे? ये सिक्किम और भूटान, यहां पे आपको जेलेपला पास मिल, नाथुला और जेलेपला, यानी लेह, सॉरी, लहासा जो तिब्बत की कैपिटल है, वहां को जाने का रास्ता होता है कहां से? जेलेपला से। ये सिक्किम में पड़ेगा, ठीक है, जेलेपला। तो आपको कई सारी चीजें इसमें मिल गई हैं। बाकी चीजें आप एटलस में कभी देखा करो। पासेस, दर्रे, दर्रे समझते हो ना? दर्रे का मतलब क्या हुआ? जैसे ये माउंटेन्स हैं बड़े बड़े, ये ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, ऐसे ऐसे आपको यहां से आ जाते, तो बीच में क्या होगा? गैप होगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं? दर्रा। जैसे मेरा हाथ ऐसा है, आपको सामने से आना है, ये यहां से ऊंचा उठना है, ऐसे है, तो उतना ऊपर चढ़ने में बड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर बीच में कुछ ऐसे गैप हो जाए, नदियों के द्वारा बनाया गया या कैसे भी बनाया गया, तो वो हिस्सा नीचे होगा, तो इधर से उधर जाने में क्या होगी? आसानी होगी। उसी को हम कहते हैं दर्रा, यानी पासेस। बहुत सारे पासेस हैं, सवाल आते हैं यहां से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अघिल पास। अघिल पास है, इसके बारे में आपको कुछ चीजों के बारे में सही विकल्प चुनना है। पहला है, यह दर्रा केटू चोटी के उत्तर में स्थित है। केटू जो है, अब ये है या नहीं है आप एटलस में देखेंगे इसको। केटू, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, काराकोरम रेंज। यह दर्रा भारत के लद्दाख क्षेत्र को झिंजियांग से जोड़ता है। झिंजियांग एक प्रोविंस है, प्रांत है, कहां का? चाइना का। क्या उसको जोड़ता है? आप इसको एटलस में अगर आप देखेंगे
तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये आंसर क्या सही बात है या गलत बात है, लेकिन ये चीज सही है। आपसे मैं नहीं पूछूंगा इसमें कि आप सही आंसर देते हो कि नहीं। ये काराकोरम रेंज है, यहां पर आपको K2 मिलेगा, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया K2 यहां पे मिलेगा। इसी के यहां पर आपको अघिल पास मिलेगा। कौन सा पास? अघिल पास, जहां से हम कहा जाएंगे, चाइना के कौन सा प्रांत, क्या लिखा है इसने, झिंजियांग प्रांत। और ये वाला प्रांत कौन सा? लद्दाख। तो भारत के लद्दाख को झिंजियांग से जोड़ने के लिए अघिल पास का यूज किया जाता था गुजरे जमाने में। आज की डेट में वो नहीं है। एटलस में देखोगे आप, ऑक्सफोर्ड या किसी भी एटलस में, तो साफ साफ आपको वहां पे दिखाई देगा। ठीक है, आंसर इज सी। तो आप इसको ऐसे भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बनिहाल दर्रा जास्कर श्रेणी के पार स्थित है एक दर्रा। बनिहाल, आल आ गया ना, आल मतलब जम्मू कश्मीर। जास्कर श्रेणी के पार स्थित है दूसरी ओर। जवाहर सुरंग बनिहाल और लद्दाख के बीच रेलवे संपर्क प्रदान करती है। क्या ये बात सही है? निम्न के में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट और करेक्ट? करेक्ट की बात कर रहा है। चूज द करेक्ट आंसर। जरा दिमाग लगाओ इस पे। आपसे बनता है तो ठीक, नहीं भी बनता है तो कोई बात नहीं। क्या इसका आंसर होना चाहिए? देखो सिंपल है, बनिहाल दर्रा, ये है आपका ग्रेट हिमालय, ये है आपका पीर पंजाल, ये है आपका शिवालिक। तो ये जो बनिहाल पास है वो यहां मिलेगा आपको। यानी जो जम्मू है, जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता, कहां से? जम्मू नीचे होता ना, जम्मू नीचे है, श्रीनगर ऊपर है, मतलब नॉर्थ में है। तो जम्मू से श्रीनगर जाने का जो रास्ता है वो आपको कहां से होके जाता है? बनिहाल से। ये पीर पंजाल यानी मध्य हिमालय में दर्रा है। तो जब जम्मू से श्रीनगर जाने का होगा तो जास्कर श्रेणी तो यहां है ना। ठीक है, जास्कर तो ये है, तो पहला आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कई बार मैं मैप बनाता हूं। ये इतनी बार मैप क्यों बना रहा हूं आपको? ताकि आपको दिमाग में ये बैठ जाए। तो आपको भी बनाना चाहिए, तभी बैठेगा। ठीक, तो गलत आंसर। जवाहर सुरंग बनिहाल और लद्दाख के बीच, भाई जवाहर सुरंग भी इसी है, तो जवाहर सुरंग लद्दाख तो यहां है। लद्दाख कहां है? इधर है, ये वाला एरिया लद्दाख है, ले है। तो यहां से यहां जाने के लिए क्यों सुरंग बनाएंगे इतना दूर? हम सुरंग बनाई हमने जवाहर सुरंग, पहले सबसे लंबी सुरंग हुआ करती थी वो, अब तो चेंज हो गया। अब जवाहर सुरंग भी जम्मू से श्रीनगर वाले रास्ते पे पड़ेगी आपको। जो NH-44 है ना, श्रीनगर से होते हुए, जम्मू होते हुए, दिल्ली होते हुए जो नीचे जाता है आपका कन्याकुमारी, NH-44 वही वाले। तो उसी रूट पे आपको कौन सी सुरंग? जवाहर सुरंग भी मिलेगी आपको। तो वो जम्मू और श्रीनगर वाले रास्ते में मिलती है, जिसमें बनिहाल पास है, मध्य हिमालय में। इधर से कोई लिंक नहीं है उसका। तो आंसर इज डी। इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। तो आंसर आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर सही दिया। पीर पंजाल दर्रा जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच सबसे छोटी सड़क प्रदान करता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच सबसे छोटी सड़क प्रदान करता है। शॉर्टेस्ट रोड, सबसे छोटी सड़क का मतलब ये नहीं कि छोटी सड़क, मतलब रास्ते का जो डिस्टेंस है उसको कम करता है। दर्रा कह रहा हो तो दर्रा हमेशा यात्रा को क्या करेगा? कम करेगा, जल्दी पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा आपको, बीच से ही काट के नेचुरल चीजें होंगी वो बनाएगा। तो छोटी का मतलब ये मत समझना कि छोटी सड़क का मतलब 12 फुट की सड़क को 2 फुट की कर दिया, ये नहीं मतलब। उसका मतलब रास्ते की डिस्टेंस को कम करता है। और जोजिला लिंक श्रीनगर विथ कारगिल एंड ले, जोजिला जो पास है वो लिंक करता है, जोड़ता है श्रीनगर को कारगिल और लेह से। इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। पहला वाला आंसर सही है कि गलत है ये बताओ फटाफट। 17वें का क्या आंसर होगा? बहुत ही शानदार सवाल है ये। वेरी गुड, आंसर तो आप सही दे रहे हो यार। आज पीर पंजाल अभी तो बढ़ाया था। अभी अगर ये सवाल अगर आप गलत कर देते तो फिर मैं गलियाता आपको फिर से अलग तरीके से। अब अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने? पीर पंजाल मिडिल हिमालय में है, बनिहाल वही है। तो पीर पंजाल अगर मिडिल हिमालय में है तो वो किसको जोड़ेगा? बिल्कुल सही आंसर दिया, जम्मू को किससे? श्रीनगर से। तो एक कंसेप्ट आपको क्लियर होता है तो दूसरे सवाल उससे अपने आप ही सही हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये आंसर बिल्कुल सही है। तो जम्मू और श्रीनगर के बीच के रास्ते को क्या करेगा? कम।
क्योंकि बीच में गैप हो जाएगा ना पहाड़ों के बीच में, तो सीधे सीधे जाएगा, नहीं तो घूमना पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा। और दूसरा, जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। इट इज राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही बात है। जोजिला यहां मिलेगा आपको, जोजिला पास। तो जोजिला पास श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता, और बीच में कारगिल भी पड़ेगा। कारगिल यहां पड़ता है, फिर लेह पड़ता है। तो कारगिल से श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से लेह जाने का रास्ता बीच में जोजिला पास से होके जाता है। ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। आंसर सॉरी, ये तो पीछे वाला मैप है। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। आंसर इज सी। बहुत बढ़िया। कश्मीर का उत्तर पूर्वी भाग हिमालय का एक ठंडा रेगिस्तान है जो बृहद हिमालय और काराकोरम पर्वतमाला के बीच में स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग हिमालय का एक ठंडा, ये भी बात सही है। उत्तर पूर्वी भाग अपना लेह वाला लद्दाख है। बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड द पीर पंजाल रेंज लाइज द वर्ल्ड फेमस वैली कश्मीर एंड द फेमस डल लेक, ये भी ठीक है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच कश्मीर की विश्व प्रसिद्ध घाटी और डल झील स्थित। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, मैंने लास्ट क्लास में कहा था, मैंने कहा महान हिमालय है, पीर पंजाल है, इन दोनों के बीच में आपको कौन सी घाटी मिलती है? कश्मीर वैली, जहां पर केसर की खेती होती है। डल झील, झील निक्षेप करेवास, उसी का ये दूसरा फॉर्म आ गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था इसको। आंसर ठीक है, ठीक। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, ये भी ठीक है। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग, मतलब लेह लद्दाख वाला उत्तर पूर्वी तो है, वो क्या है, वहां पे बहुत ठंड होती है, वेजिटेशन बहुत कम है, तो उसको हम कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया भी कह देते हैं। भारत का ठंडा मरुस्थल भी उसको कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज आपने अच्छा परफॉर्म किया, मैं आपकी तैयारी से बहुत खुश हूं। तो कल हम आपको इसी टाइम पे मिलते हैं, थोड़ा सा 10:30 बजे के आसपास। आज में थोड़ा लेट हो गया था यार, ट्रैफिक में बारिश हो रही थी ना, इस वजह से। उस चीज के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं तहे दिल से। तो कल पेन पेंसिल के साथ इसको रिवीजन करके थोड़ा सा मैप देख के फिर से हम मिलते हैं आपको, ठीक है? तब तक के लिए आप बने रहिए। ओके, थैंक यू।